ओके ओके ओके। ठीक, चलिए। आप सभी को चैत्र नवरात्रि नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन एवं राष्ट्रीय सेवा भारती के साथ प्रति सप्ताह होने वाली 299 वेबिनार है। हम अगले सप्ताह 300 के एक जादुई आंकड़े के पास पहुंच रहे हैं, जो कि अपने आप में एक अनूठा प्रयास, एक अनूठा प्रयत्न रहा है पूरी चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन की टीम के द्वारा। बच्चों एवं महिलाओं से संबंधित विषयों पर हम टेक्निकलिटी के साथ साथ इन सारे विषयों को लेकर के आते हैं जिनका समाज में महत्व है या जो समाज पर प्रभाव डालती हैं। इसी कड़ी में आज हमारा जो विषय है बहुत संवेदनशील विषय है और एक ऐसा विषय है जो सिर्फ बच्चों के साथ नहीं, किसी बड़े के साथ भी अगर जीवन में कभी भी एक बार उसका यौन शोषण होता है तो उसके मन स्थिति पर इस प्रकार प्रभाव डालता है कि वो पूरा जीवन भूल नहीं पाता है। खासकर ये घटना अगर किसी बच्चे के साथ हुई है, बचपन में हुई है, तो उसके लिए इसके जो दुष्परिणाम है, लॉन्ग लाइफ आते हैं, उसको सपने आते रहते हैं पूरे जीवन में। वो इस कभी भी अपनी पर्सनालिटी में ये देख सकता है, कहीं ना कहीं ग्रुप को देख के उसको डर लगता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो उसके जीवन को प्रभावित करती रहती हैं। उसका जीवन आसान नहीं होता है। इसी विषय पर आज हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं शेफाली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शेफाली जी बेसिकली MSc MA है राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा से और हिंदी साहित्य की शोधार्थी भी हैं। मेजर अमित ठेंगे एजुकेशन सोसाइटी की आप अध्यक्ष हैं। यह समिति पिछले 11 वर्षों से बच्चों के लिए कार्य कर रही है, जिस प्रकार चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन भी लगभग 10 वर्षों से काम कर रहा है। आपके भी पिछले 11 वर्षों से ये चाइल्ड एब्यूज प्रिवेंशन प्रोग्राम को लेकर के सोसाइटी में काम कर रही हैं, जागरूकता फैला रही हैं। आप कविताएं भी लिखती हैं। बाल सुरक्षा पर आपकी जो किताब है वो महिला बाल विकास एवं शिक्षा विभाग द्वारा आंगनबाड़ी एवं प्राइमरी स्कूलों तक पहुंचाया गया है। एक बहुत अच्छा सामाजिक जीवन है और बहुत अच्छा प्रयत्न है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ शेफाली जी से निवेदन करता हूं कि आज का जो हमारा विषय है यौन शोषण और उसका होने वाला प्रभाव, इस पर अपनी बातचीत रखें। शेफाली जी। जी धन्यवाद सर। सभी को नमस्कार। और हमने सब एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। तो इस समय पूरा देश अलग अलग जगहों पर हर संप्रदाय, हर धर्म उत्सव मना रहा है। अलग अलग नामों से जाने जा रहे हैं। हर क्षेत्र में हम एक नए वर्ष में दाखिल हो रहे हैं। और ईद की भी शुभकामनाएं आप सभी को। और आपको शुभकामनाएं कि आप 300 का आंकड़ा छूने जा रहे हैं अगले वेबिनार में। मुझे शामिल करने के लिए टीम का धन्यवाद। हम आज जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, मैं पिछले 11 वर्षों से इस मुद्दे पर काम कर रही हूँ, लेकिन जुड़ी शायद उसके भी बहुत पहले से हूँ। मैंने अपने दोस्तों के बीच या अपने लोगों के बीच ये महसूस किया है कि ये चीज हमारे समाज में बहुत ज्यादा तेजी से पनप रही है और बहुत ज्यादा असर बच्चों पर डाल रही है। सबसे पहले हम ये समझें कि एक तो बाल शोषण एक ब्रॉड टर्म हो जाता है, इसमें कई सारी चीजें कवर होती हैं और हम आज बात करेंगे उसके एक सब पार्ट पे जो है बाल यौन शोषण। ऐसा शोषण जिसमें बच्चे को शरीर के निजी अंगों को दिखाया जाए, उसके निजी अंगों को देखा जाए या छुआ जाए या ऐसी कोई भी। जी आवाज आ रही है सभी को? जी अभी आ रही है। जी। या ऐसी कोई भी गतिविधि जिसमें बच्चे के निजी अंगों को देखा, छुआ जाए या बच्चे को किसी और के निजी अंगों को दिखाया जाए या छूने के लिए मजबूर किया जाए, ऐसी सभी गतिविधियां यौन शोषण में आती हैं। इसके अलावा अप्राकृतिक संबंध भी हैं। किसी वस्तु के माध्यम से बच्चे के निजी अंगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए, छूने की कोशिश की जाए, ये भी यौन शोषण के अंतर्गत आता है। सार्वजनिक जगहों पर छोटी बच्चियों, लड़कों के निजी अंगों को छूने की कोशिश, ये भी यौन शोषण का मामला होता है। हम जितने भी
बाल यौन शोषण के मामले देखते हैं, उनमें 96% मामलों में जो अपराधी होता है वो बच्चे का बहुत करीबी होता है। वो पारिवारिक दोस्त हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, उसके अपने शिक्षक हो सकते हैं, उसके आस पड़ोस के लोग हो सकते हैं। दक्षिण एशिया, जिसमें भारत भी है, इसमें एक सर्वे हुआ है, चाइल्ड लाइट ग्लोबल इंडेक्स 2025, उसके अनुसार हर 8 में से एक बच्चा 18 वर्ष की उम्र पूरी करने के पहले शोषण का शिकार हो जाता है। और मुझे तो लगता है इससे ज्यादा भयावह ये आंकड़ा है, क्योंकि मैं बच्चों के साथ काम करती हूँ, बच्चों के बीच में वर्कशॉप लेती हूँ और बच्चों को इस विषय के बारे में बताती हूँ। तो जब मैं बताना शुरू करती हूँ, तो अगर मैंने बोला है कि कोई व्यक्ति हमारे इन हिस्सों को छूने की कोशिश करता है, आपने महसूस किया है, तो लगभग हर बच्चा कहता है कि हाँ। तो मुझे तो लगता है कि ये आंकड़ा 50% है, हर 2 में से एक बच्चा इसका शिकार होता है। और कई बार बच्चों के साथ उनकी माएं भी होती हैं, तो माँ भी ये एडमिट करती है कि हाँ, बचपन में ये चीजें हुई हैं। तो ये आज की समस्या ना होकर बहुत पुरानी समस्या है, आज इसकी रिपोर्टिंग ज्यादा हो रही है, ये हम कह सकते हैं। तो जब हमारा हर 2 में से एक बच्चा इस चीज का शिकार हो रहा है, तो आप समझिए बच्चे क्या हैं, हमारे भारत का भविष्य है। हम कहते हैं इन्हें आगे जाके बड़ा वैज्ञानिक बनना है, बड़ा डॉक्टर बनना है, यही हमारी संपत्ति है। एक राष्ट्र की, एक देश की संपत्ति क्या होते हैं? उसके युवा होते हैं। तो ये बच्चे कल जाकर हमारे देश का नाम रोशन करने वाले हैं। तो अगर उनके साथ बचपन में ये चीजें हो रही हैं, तो सोचिए हमारा कितना नुकसान हो रहा है। जब हम बाल यौन शोषण, एक प्रकार तो ये है, और एक दूसरा प्रकार जो आज बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वो है ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। एक तो अभी हमने बात की कि घर परिवार रिश्तेदार और स्कूल में सार्वजनिक जगहों पर जो सेक्सुअल अब्यूज सीधे सीधे हो रहा है, वो एक हमने बात की। लेकिन एक दूसरा प्रकार है जो आज और भी तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि पॉक्सो के आ जाने के बाद और समाचार और अखबारों में प्रकाशन हो जाने के बाद अब लोग डरने लगे हैं। इन चीजों में शामिल जो लोग रहते भी थे, उनको भी अब डर है मन में कि ऐसा कुछ होगा तो वो मामले तो कहीं हद तक थोड़े से कम हो रहे हैं। लेकिन जो ऑनलाइन मामले, जो ऑनलाइन सेक्सुअल अब्यूज के मामले हैं, वो बहुत बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज इंटरनेट रेडिली अवेलेबल है हर घर में, हर बच्चे के पास, क्योंकि शिक्षा इंटरनेट से जुड़ी हुई है। आज छोटा स्कूल हो, बड़ा स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, बच्चों को इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा देने की कोशिश में लगा हुआ है। तो बहुत छोटी उम्र से प्री स्कूल्स में भी, इवन जब बच्चा 1.5, 2, 3 साल का है, तब भी उसके पास कुछ है जो उसको इंटरनेट के माध्यम से पढ़ना है। तो बच्चा इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, अपनी शिक्षा के लिए जुड़ा हुआ है। लेकिन उसके ड्रॉबैक्स क्या आ रहे हैं, उसके जो दुष्परिणाम आ रहे हैं, वो ये आ रहे हैं कि इन माध्यमों से भी बच्चों के साथ यौन शोषण के मामले आ रहे हैं। ये इंटरनेट जो है, उसने अपराधियों को बच्चों तक पहुंचने का एक अदृश्य द्वार दे दिया है, हम कह सकते हैं। अब ये कैसे होता है? ये जनरली जो 8, 9 साल के बच्चे हैं, वहां से लेकर 16, 17 साल, हम 14 साल माने अगर हम जो पॉक्सो की परिभाषा देखें, तो ये जो बच्चे हैं ना, ये शिक्षा के अलावा ऑनलाइन गेमिंग में भी इन्वॉल्व है। ये ऑनलाइन गेम्स भी खेल रहे हैं, ये ऑनलाइन दोस्त भी बना रहे हैं, ये इनका जो दायरा है वो इंटरनेट के माध्यम से बढ़ रहा है। जब ये बच्चे गेम्स खेलते हैं, तो डिस्कॉर्ड, रोब्लॉक्स जैसे सर्वर्स होते हैं, जहां पर पूरे विश्व के लोग हैं जो उस समय एक प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं। तो लोग पहले बच्चों से दोस्ती करते हैं,
फिर बच्चों को मजबूर करते हैं कि वो अपनी कुछ निजी तस्वीरें, अपनी जानकारी साझा करें, और फिर उसके माध्यम से ये जानकारी जब उन तक पहुंच गई, बच्चों को अश्लील वीडियोस पहुंचाते हैं, अश्लील मैसेजेस पहुंचाते हैं, अश्लील तस्वीरें पहुंचाते हैं, और बच्चों को प्रोवोक करते हैं कि वो इन गतिविधियों से जुड़े। कुछ बच्चे डायरेक्ट जुड़ भी जाते हैं, कुछ अनजाने में जुड़ जाते हैं। जैसे उन्होंने अपनी कोई फोटो साझा की, अब एआई का युग है, एआई और डीप फेक्स आज बहुत ज्यादा देखने, हर क्षेत्र में हम देख रहे हैं, तो उसके माध्यम से बच्चों की तस्वीरों को यौन सामग्री में, मतलब सेक्सुअल सामग्री में बदल देना, उस सामग्री से फिर बच्चों को ब्लैकमेल करना। या तो बच्चा पैसा देगा, और जब तक वो उस चीज से निपट सकता है तब तक निपटेगा, नहीं निपट सकता तो आत्महत्या तक के मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में खुद ग्वालियर, उज्जैन, भोपाल, इंदौर में ऐसे मामले सामने आए हैं जहां इन वजहों से बच्चों ने आत्महत्या तक करने की कोशिश की है। अगर पैसा जुटाना है तो बच्चा चोरी करने की तरफ बढ़ जाता है। तो कैसे एक अपराध हमारे बच्चों को अपराधी बनने पर मजबूर करता है, वो हम देखते हैं। ये हमने उगाही की बात की कि इसको हम सेक्सटॉर्शन कहते हैं, बच्चों की तस्वीरों को आपत्तिजनक सामग्री में बदलकर बच्चों को ब्लैकमेल करना, इसको हम कहते हैं सेक्सटॉर्शन। इसके अलावा एक सैडिस्टिक एंटाइसमेंट एक टर्म है, बच्चों से जोखिम, या आपने थोड़े समय पहले सुना भी होगा, आप सोशल मीडिया पे ये काफी प्रचलित हुआ था, सैडिस्टिक एंटाइसमेंट। बच्चों से जोखिम भरे कार्य करवाना, एक टास्क की तरह उन्हें दिया जाता था, अब ये करके दो, अब ये करके दिखाओ, अब वो करके दिखाओ, और फाइनली कभी कभी बच्चे अपनी जान तक इसमें ले लेते थे। तो ये दो तरीके का भी यौन शोषण हम देख रहे हैं, एक परिवार में, समाज में, और एक ऑनलाइन। लेकिन प्रभाव दोनों का एक सा ही है। ऑनलाइन में ये होता है कि अगर बच्चे ने इतनी हिम्मत जुटा ली कि अपने लोगों से बात कर पाए, तो उसे बाकी जिंदगी उस व्यक्ति के आसपास नहीं गुजारनी पड़ती जिसने उसके साथ शोषण किया है। लेकिन जो शोषण समाज में, घर में, परिवार में होता है, उसकी विडंबना ये है कि बच्चे को उसी व्यक्ति के साथ अपना जीवन बिताना है, या वो व्यक्ति बार बार उस बच्चे के सामने आएगा, हर आयु में वो व्यक्ति बच्चे के सामने आता जाएगा। तो यहाँ चुनौतियां कुछ अलग होती हैं। दोनों ही जो तरीके हैं सेक्सुअल अब्यूज के, वो मानसिक, शारीरिक और व्यवहारिक तीनों तरह के असर बच्चे के मन पे छोड़ते हैं, जो जीवन पर्यंत उसके साथ चलते हैं। जब हम ऑनलाइन सेक्सुअल अब्यूज की बात करें तो यहाँ मानसिक और व्यवहारिक असर ज्यादा होता है। हो सकता है शारीरिक असर कम हो, जब तक बच्चा अपने आप को नुकसान ना पहुंचाए तब तक शारीरिक असर कम हो, लेकिन मानसिक और व्यवहारिक असर बहुत ज्यादा बच्चों में देखने को मिलता है। और जो परिवार, समाज के बीच जब बच्चे के साथ यौन शोषण होता है तो वहां हम शारीरिक दुष्प्रभाव भी देखते हैं। और ये रिलेटिव्स इतने करीब के होते हैं, इतने ज्यादा करीब के, ये मतलब हमने तो अब न्यूज सुन रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, हमने पिता तक को इसमें शामिल होते हुए देख लिया। तो मुझे तो लगता है बच्चों के मामले में किसी पर भी भरोसा करना आजकल कठिन हो रहा है कि हम अपने बच्चे को किसके साथ छोड़ दें और किसके साथ ना छोड़ें। तो हमने जब इन मुद्दों पर काम करना शुरू किया तो हमने सोचा कि इससे बचने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका है वो है हमारे बच्चों को एजुकेट करने का। तो हमको वहीं से हमने शुरुआत की कि हम बच्चे को एजुकेट करें। जो शारीरिक असर है वो कुछ ऐसे थे कि बच्चे के निजी अंगों को कोई नुकसान पहुंचा हो, तो यहाँ हम चिकित्सकीय मदद लेते हैं। जब हम मानसिक और भावनात्मक दुष्परिणामों की बात करते हैं तो
पहला है PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में, जैसा सर ने अभी बताया, फ्लैशबैक्स एंड ड्रीम्स आते हैं। बच्चे को बार बार याद आएगा, मैं बच्चा ही ना बोलूं, अगर किसी व्यक्ति के साथ बचपन में ऐसा हुआ है तो उसको बार बार जीवन पर्यंत याद आता रहेगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ था। उसको सपने आएंगे, डरावने सपने आएंगे, ये मानसिक दुष्प्रभाव है। उसको शर्म महसूस होगी अंदर से, उसको गिल्ट महसूस होगा कि ये मेरी गलती थी। इससे क्या होगा, उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। अब जिस बच्चे का, जिस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लो हो गया है, उस व्यक्ति से आप आगे क्या उम्मीद करते हैं कि वो जो हासिल करने इस धरती पर आया था, अब क्या वो हासिल कर सकेगा वो चीज? फिर घबराहट होना और डिप्रेशन, ये फाइनल स्टेजेस में घबराहट, डिप्रेशन और ट्रस्ट इश्यूज बहुत होते हैं। ये बच्चे किसी पर ट्रस्ट नहीं करते, जब ट्रस्ट नहीं करते तो ये समाज से कट जाते। तो जिसको मदद चाहिए थी, जो मदद कर सकता था, वो दोनों दूर हो गए। अगर मेरे साथ बचपन में ये यौन शोषण हुआ है तो मेरी मदद मेरा परिवार और समाज करेगा, लेकिन इसका असर ऐसा होता है कि व्यक्ति समाज से ही कट जाता है, परिवार से भी कट जाता है, दूर दूर रहने लगता है, तो मदद नहीं मांग पाता। ये एक दुष्परिणाम इसका है। ये सामाजिक दुष्परिणामों में भी आता है, रिश्ते बनाने में कठिनाई। जब आगे ये बच्चा बड़ा होगा तो अगर कोई लव रिलेशंस हैं या मैरिज में एंटर करता है ऐसा बच्चा या बच्ची, तो वो रिलेशनशिप्स सक्सेसफुल होने में कठिनाई होती है, क्योंकि ये जो बहुत पवित्र तरीके का एक रिलेशन था वो उसने झेला उस समय जब उसे इसकी समझ नहीं थी, और उसकी मेमोरी में वो एक भयानक सपने की तरह फीड है। तो वो बच्चा अपने वो नहीं चाहेगा कि कोई उसको टच भी करे, और टच करने के साथ उसको पहले याद आएगा वो जो पहले हो चुका है। तो ये जो मैरिज जो इंस्टीट्यूशन है या मैरिज में जब ये लोग एंटर करेंगे तो वहां बहुत सी दिक्कतें होंगी, और हो सकता है कि जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वो डैमेज्ड भी हो, तो फर्टिलिटी भी एक इशू इसमें आता है। इंटीमेसी से फ्री डरेंगे, किसी से भी इंटीमेट होने में डरेंगे, उनको भरोसा ही नहीं होगा कभी लोगों पर। गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, झगड़ा करना, ये सब उनके स्वभाव में शामिल हो जाएगा। जब एक बच्चा इतनी चीजों से गुजर रहा है तो फिर शिक्षा का क्या होगा, ये हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि पढ़ाई में उसका कंसंट्रेशन नहीं होगा, और वो जितना सफल हो सकता था बिना मदद के उतना सफल नहीं हो पाएगा। अगर उस बच्चे को मदद मिल जाए, अगर उसको एक बार ये विश्वास दिला दिया जाए कि ये तुम्हारी गलती नहीं थी और ये दोबारा नहीं होगा, तब तो वापस वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने के साथ साथ फिर चीजें नॉर्मलाइज होती हैं। लेकिन अगर बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो, उसके डरों, उसके जितने भी डर हैं उसको हमने एड्रेस नहीं किया, तो फिर ये बच्चा जो अचीव कर सकता था वो ये बच्चा अचीव कर नहीं पाएगा। अब बच्चा किसी से मदद मांग ले तो ठीक है, लेकिन अगर वो किसी से मदद नहीं मांग पाता है तब क्या होता है? तब ये बच्चे नशे का सहारा लेते हैं, शराब, ड्रग्स, ये बच्चे ऐसी चीजों का सहारा लेते हैं। कई बार इनको नींद भी नहीं आती, क्योंकि सपने डरावने आते हैं, सोने से डरते हैं, अकेले रहने से डरते हैं, और क्योंकि इनके मन में है कि ये मेरी गलती है, ये मेरी गलती से ही मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो ये किसी से मदद नहीं मांगेंगे, शेयर नहीं कर सकते। तो इस तरीके की जो घुटन होती है ना, इस घुटन से बाहर निकलने के लिए ये बच्चे नशे का सहारा लेते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे युवाओं का एक बड़ा प्रतिशत नशे की ओर
बढ़ रहा है। तो जब हम वो युवा नशे की ओर बढ़ते हैं ना, तो फिर एक और परिवार और समाज की तरफ से उनको और ये नेगेटिविटी और झेलनी पड़ती है। वो ये कोई नहीं सोचता कि इनका इस तरफ जाने का रीजन क्या था, ये क्यों ऐसे बने। ये समझने की बजाय उनको और समाज से बहिष्कृत जैसा करने लगते हैं, उनको बुरा भला बोलना शुरू कर देते हैं। एक केस था छिंदवाड़ा के पास ही, 3-4 साल की बच्ची थी, वो उसके साथ एक मेरे ख्याल से 20 साल के लड़के ने यौन शोषण किया। जब मैं उनसे मिलने गई तो उसकी माँ का कहना था कि मैम हमारे बच्ची के साथ जो हुआ तो हुआ, लेकिन ये मोहल्ले वाले हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हैं। वो उस बच्ची और उसके परिवार के साथ ऐसे अछूत की तरह व्यवहार कर रहे थे। तो ये भी एक बड़ा समाज का पॉइंट ऑफ, ये एक बड़ी मुश्किल है कि हम उनको एलियन की तरह देखने लगते हैं कि ये अरे इसके साथ ऐसा हुआ है। तो वो जो वो गंदा व्यवहार है, वो उससे भी परिवार बहुत परेशान होते हैं। उनका तो ये कहना था कि हमें अगर सरकार से मदद मिल जाएगी तो हम इस मोहल्ले को छोड़कर जाएंगे, अब हम यहाँ नहीं। तो जो गिल्ट अपराधी को होनी चाहिए थी, वो गिल्ट यहाँ पर जिसके साथ अपराध हुआ है उसको है, विक्टिम को है वो गिल्ट। तो ये हमें ये सामाजिक ताना बाना जो है इसको भी बहुत दुरुस्त करने की जरूरत है। अभी भी हमारे बहुत जिम्मेदार लोग भी, जैसे किसी बच्ची के साथ, जैसे बच्चों के बारे में तो केसेस बाहर आते ही नहीं, हम बता ही नहीं सकते, लेकिन जो रेप विक्टिम्स के साथ केसेस होते हैं, तो अभी भी हमारे समाज में बड़े पहुंचे हुए लोग भी ऐसे बयान दे देते हैं, कपड़े अच्छे नहीं पहने थे, रात को इतने बजे जा रही थी। तो आप सोचें कि छोटे बच्चों के साथ भी इस तरीके की मानसिकता हमारे समाज में है। तो मैं सीसीएफ के माध्यम से बिल्कुल ये अपील करना चाहूंगी कि आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, समाज को सेंसिटाइज करने की बहुत जरूरत है। हम तो महात्मा गांधी ने कहा था ना, अपराध से घृणा करनी है। तो यहाँ तो अपराधी से तो नहीं करते घृणा, लेकिन जिसके साथ अपराध हुआ है उससे जरूर घृणा करने लगते हैं। ये एक समाज में सेंसिटाइजेशन की जरूरत है और हम सब मिलकर ये करेंगे। इसके अलावा जो चीज मैं यहाँ साझा करना चाहूंगी, बच्चों के साथ इतना कुछ घट रहा है, बच्चे इतना कुछ झेल रहे हैं। हमने अभी तक परिवार की बात नहीं की कि परिवार कहाँ है इसमें। तो एक द वॉल ऑफ साइलेंस क्रिएट होती है जब भी कोई बच्चा ऐसी किसी परेशानी से जूझता है, उसके साथ कुछ होता है ना, तो एक वॉल ऑफ साइलेंस क्रिएट की जाती है। पहला तो अगर बच्चा थोड़ा समझदार है तो वो खुद इस साइलेंस को क्रिएट कर लेता है, वो नहीं साझा करता अपने परिवार के साथ, उसे लगता है कि नहीं मुझे ही दोषी ठहराएंगे। अगर उसने अपनी माँ या अपने पिता को बता भी दिया तो दूसरा साइलेंस वो क्रिएट करते हैं, उन्हें लगता है कि हमारे बच्चे बहिष्कृत हो जाएंगे समाज से, तो वो चीजों को छुपाते हैं। तो यहां पर बहुत काम करना चाहिए कि ये साइलेंस क्रिएट ना हो, ये कॉन्फिडेंस हमारे गवर्नमेंट को और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं या हम जैसे लोग जो इसमें काम कर रहे हैं, हम सभी को ये ट्रस्ट परिवारों को देना पड़ेगा कि नहीं आप बात करिए, ये समाज अब वैसा नहीं है जैसा पहले था। पेरेंट्स को बच्चों की बात सुननी चाहिए, बच्चे जो भी कहें, ऊल जलूल उल्टा पुल्टा, जैसे क्या होता है ना, माँ बहुत काम में लगी होती है तो हम बचपन से क्या करते हैं ना कि बेटा मैं अभी काम कर रही हूँ, चुप हो जा, बाद में सुनाना। बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो हमें बहुत सारी चीजें आके बताते हैं, स्कूल में ये हुआ, दोस्तों के साथ खेल रहा था, खेल रही थी तो ये हुआ। बच्चों का जो नेचुरल जो नेचर है ना वो बताने का रहता है। छोटे बच्चे आप देखिए, आप महसूस कीजिए, आपके घर में जो बहुत छोटे बच्चे होंगे वो आपसे बहुत सी चीजें शेयर करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो खुद भी रिजर्व होते जाते हैं। और हमने भी कहीं ना कहीं ये किया है कि बेटा अभी मैं बिजी हूँ, बाद में बताना, बाद में बताना।
बाद में बताना। तो ये जो बाद में बताने वाली एक चीज है वो बच्चों और पेरेंट्स के बीच में बहुत गैप क्रिएट करती है। तो पेरेंट्स को बच्चों की बात सुननी चाहिए, बच्चों को विश्वास दिलाना चाहिए कि अगर तुम मेरे, कई बार दादा चाचा मौसा मौसी ऐसे लोग इन्वॉल्व होते हैं इन चीजों में, वो लोग होते हैं अपराधी। तो पेरेंट्स ये विश्वास दिलाएं बच्चों को कि वो कोई भी होगा हम उसको सजा दिलाएंगे, तुम्हारी गलती नहीं है। जब हम कहेंगे तुम्हारी गलती नहीं है तो वहीं से वो जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना होगा वो शुरू हो जाएगा। और जो दूसरे भी हमने मानसिक समस्याओं की बात करी ना, ये तभी तक रहती है जब तक बच्चा शेयर नहीं कर लेता। जिस पॉइंट पे बच्चा शेयर कर लेता है और पेरेंट्स उसे ट्रस्ट दिला दें या समाज उसे ट्रस्ट दिला दे कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी कोई गलती नहीं, वहीं पर आधी परेशानियां स्टॉप हो जाती हैं। पेशेवर मदद, हमें चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की मदद लेनी चाहिए। और सबसे फाइनल, कानूनी सुरक्षा बच्चों को देनी चाहिए। ये 4 स्टेप से हम बच्चों की बहुत मदद कर, हम खुद भी अगर किसी परेशानी में है तो हम तब तक बहुत ज्यादा परेशान होते हैं जब तक किसी से कह नहीं देते। एट द पॉइंट हमने किसी से कहा और हमारी 50% परेशानियां कम हो जाती है। मंदिर ही हम हिंदू धर्म में हम मंदिर ही जाकर अगर आप भगवान के सामने ही बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि अरे हमारी ये परेशानी ठीक कर दो, तो तुरंत हमें ऐसे शांति सी महसूस होने लगती है। तो ये जो बोलने वाला जो पार्ट है ना, ये बच्चों को बताना पड़ेगा कि आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना है, आपकी जो भी फीलिंग हो उसको एक्सप्रेस करो। और उसके बाद फिर परिवार, समाज, कानून, ऐसे जो चक्र है वो उनके आसपास के जो सर्कल्स हैं आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, वो उनकी मदद के लिए आगे आते हैं। स्कूल्स में बहुत प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उनको और मजबूत बनाकर काम करने की जरूरत है कि बच्चा शिक्षकों से भी बता सकता है कि ऐसी परेशानी है, हो सकता है घर में ना बताए पर शिक्षकों को बताए। हम लोग ने एक छोटा सा मॉड्यूल तैयार किया था इससे संबंधित कि ये कैसे सिखाना चाहिए। तो ये चीजें एक लाइफ स्किल के थ्रू सिखानी चाहिए बच्चों, लाइफ स्किल की तरह सिखानी चाहिए। ये आपके जीने के लिए जरूरी है। जब मैं कह रही हूँ कि 50% बच्चे इससे प्रभावित हैं और इस तरह प्रभावित हैं कि वो राष्ट्र की प्रगति को भी प्रभावित करेगी ये चीज, तो ये बच्चों को एक लाइफ स्किल की तरह सिखानी चाहिए। जैसे बोलना, चलना, खाना बनाना, तैरना, साइकिल चलाना सिखाते हैं कि अपना जीवन, गाड़ी चलाना, हम ये सब इसीलिए तो सिखाते हैं ना कि बच्चे का जीवन आसान हो जाए। तो ये भी इसीलिए सिखाना चाहिए कि बच्चे का जीवन आसान हो जाए। इनको 4 बिंदुओं में सिखाते हैं। एक स्विम सूट रूल होता है कि ये आपके निजी अंग है और इनको कोई देखे, छुए या आपको छूने के लिए कहे, देखने के लिए कहे, ऐसी कोई पिक्चर दिखाए जिसमें ये अंग दिखते हो, वो नहीं देखना है। दूसरा होता है सेफ और अनसेफ टच, जिस छुअन से आपको सम्मानित महसूस हो, आप खुश हो जाएं, आपको अपने आप अच्छा लगने लगे, वो सेफ टच है। और जिस टच से आप अपमानित महसूस हो, आपको डर लगने लगे, वो अनसेफ टच है। तीसरा एक नो गो टेल का नियम होता है कि जब भी कोई चीज अच्छी ना लगे तो जोर से नो कहना है, वहां से चले जाना है और फिर टेल, सबको बताना है। चौथा, हम सीक्रेट्स और सरप्राइजेस में अंतर करना बच्चों को सिखाएं कि सरप्राइजेस होते हैं जो कुछ समय के लिए सीक्रेट होते हैं और फिर हम सबको बता देते हैं, तो वो ठीक है, लेकिन ऐसा कोई सीक्रेट नहीं होता जो हम अपने परिवार वालों को ना बता सकें। अगर कोई आपको ऐसी कोई बात बोल रहा है और कह रहा है कि ये सीक्रेट है, परिवार को नहीं बताना है, तो वो बताना है और उनको ये समझाना है कि आप अपनी बॉडी के ओनर हो, यू आर द ओनर ऑफ योर बॉडी। तो आपकी बॉडी को कोई भी आपकी मर्जी के बिना किसी भी तरीके से नहीं छू सकता। ये कुछ चीजें हैं जो परिवार बच्चों को सिखाएं। एनजीओ के वर्कर्स या आप सभी जब भी बच्चों को के बीच जाएं तो आप, मुझे यकीन है कि आप लोग ये काम करते ही होंगे, मैंने बस दोहराया, ये चीजें करें, स्कूलों में ये चीज सिखाई जाए। इससे जुड़ी कई पिक्चर्स भी हैं जिनको आप देख के समझ सकेंगे कि एक बच्चे पर क्या बीतती है जब वो इन चीजों से गुजरता है। जैसे सेक्शन 375, टेबल नंबर 21, स्टेनली का डब्बा, मदालसा एक मराठी पिक्चर है, दामिनी,
दामिनी में भी एक बच्ची के साथ हुआ था गलत, तो उसके घर की बहू उसके साथ स्टैंड लेती, तो हम उससे सीख सकते हैं कि हमें कैसे इन बच्चों के लिए आगे आना है। हाईवे एक बहुत अच्छी मूवी है जिसमें बहुत बड़े अच्छे से दिखाया गया है कि कैसे वो जीवन भर उस ट्रॉमा को झेलती रही और एक दिन वो उसका गुस्सा फूट पड़ा एक्ट्रेस का। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं आज यहाँ साझा करना चाहती थी। और कल कल तक मैं बाहर थी, आज सुबह ही लौटी, तो बहुत कम समय था, नहीं तो हम और भी बातें आज शामिल करते। जी धन्यवाद। धन्यवाद शेफाली जी, कम समय में आपने इस सब्जेक्ट को, इतने सेंसिटिव सब्जेक्ट को अच्छे से रखा। आदरणीय अध्यक्ष जी जुड़े हुए हैं, हम भाई साहब से निवेदन करेंगे कि अपने अध्यक्षीय उद्बोधन दें, उसके पश्चात हम सत्र को ओपन करेंगे। एक मिनट में भाई साहब को म्यूट कर दिया जाए। जी भाई साहब आप अनम्यूट कर लीजिए आप। जी भाई साहब। जी नमस्कार सभी को। नमस्ते। आदरणीय डॉक्टर कृपाशंकर जी और सीसीएफ के सभी साथीगण, तो सबसे पहले आपको बहुत बधाई कि आप 300 का एक बहुत ही सम्मानजनक और जादुई आंकड़ा टच करने जा रहे हैं। मुझे लगता है ये आंकड़ा आपके अलावा और कोई नहीं टच कर सकता। तो एक बड़ा पिक्चर में डायलॉग था, गब्बर से केवल गब्बर ही बचा सकता है, तो इस आंकड़े को केवल आप ही तोड़ सकते हो और कोई नहीं। क्योंकि जो भी कुछ करेगा, क्योंकि ये समय की ऐसी धारा है कि उसको समय से ही पहुंचेगा वहां तक। तो 300 सप्ताह पार करना एक बहुत बड़ी लोगों के लिए यात्रा होगी। और जब भी कोई चलेगा तो वो 0 से चलेगा और हम 300 से आगे चलने जा रहे हैं। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर बार कोई ना कोई एक अच्छे विषय पर एक बहुत ही एक अद्वितीय अभूतपूर्व वक्ता को आप यहाँ बुलाते हैं और उनसे जानकारी मिलती है। आज का विषय भी बहुत ही संवेदनशील विषय है और मुझे लगता है कि हम जो काम करते हैं बच्चों के लिए, उसकी संपूर्ण धुरी यही है। अगर हमने इसको ठीक से जागरूक कर लिया, लोगों तक जानकारी दे दी, तो मैं मानता हूँ कि हम आधी समस्याओं को यहीं पार कर लेते हैं। और इन सब में चूंकि इसके जो अच्छे पहलू नहीं हैं, जो इसकी समस्याएं हैं, जो चिंताजनक विषय हैं, वो सारे आज आपके सामने बताए गए हैं। लेकिन मुझे लगता है इन सब में एक बहुत आवश्यक है जो हमें समझने की जरूरत है, बताने की जरूरत है। और हमारी पहले परिवार व्यवस्था में यह था। वो सबसे बड़ा कारण होता है कि जो परिवारों में एक परिवार व्यवस्था टूट रही है, बच्चे अकेले रहते हैं, घर के लोग वर्किंग हैं, तो हमें पता नहीं होता बच्चे किस तरह के सुरक्षित हैं, असुरक्षित हैं। तो एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आ रही है। दूसरा, जमाने में जो बदलाव आए हैं, जिस तरह की एक चाहे मैं कहूँ कि जो ग्लोबलाइजेशन को हम कहते हैं, या दुनिया के अंदर दुनिया को एक जगह खड़े होकर के देखने का जो एक आ गया है जमाने में, वो भी हमें इन सारी चीजों को ऐसी जगह पर लाके खड़ा कर दिया है कि हमें एक बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। पहले क्या होता था कि परिवार में सहज रूप से सब चीजें होती रहती थी, और सहज रूप से होने की वजह से मुझे लगता है समस्याएं सामने नहीं थी। जैसे अगर मैं अभी की जो चर्चा और इसके आंकड़े देखूं, तो हर दूसरे बच्चे को अगर ये घटना का शिकार है, और तो ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। लेकिन मैं उसका समाधान यही मानता हूँ कि हर एक व्यक्ति अगर बच्चों से बात करने लगे, बच्चे जो बात बताना चाहते हैं वो माता पिता सुनने लगे, माता पिता जो बताना चाहते हैं वो बच्चों को ठीक से बता सकें, और हम जो एक वर्चुअल दुनिया में खो गए हैं उसको हम एक्चुअल दुनिया में अगर हम आ जाएंगे, तो मुझे लगता है इसका बड़ा समाधान इसी के अंदर है। मुझे एक घटना ध्यान में आती है, एक अच्छा वीडियो किसी ने शेयर किया था। उसमें एक छोटा सा बच्चा होता है, वो स्कूल से आता है, अपनी माँ को कुछ सुनाना चाहता है। वो माँ के आसपास चक्कर लगाता है, माँ कुछ काम कर रही है, चक्कर लगाते लगाते 2-5 बार वो अपने कहने का प्रयास करता है, माँ नहीं सुनती है तो वापस चला जाता है। फिर एक धीमे धीमे एक उसका वीडियो का दूसरा पार्ट आता है कि बच्चा बड़ा हो गया है, वो अपने ऑफिस से आता है, माँ कुछ उससे कहना चाहती है। अब वो अपने ऑफिस और अपने ऑफिस के काम या जो वर्चुअल दुनिया में कहूँ उसमें इतना है कि उसको माँ की बात सुनने के लिए समय नहीं है। तो ये कहते हैं कि यह जो परिस्थितियां बनी आपने ही बनाई हैं। जब वो छोटा था तो आप नहीं सुनना चाहते थे, अब आप बूढ़े हैं और वो अपने काम में लगा हुआ है, तो वो नहीं सुनना चाहता। तो मुझे लगता है हमें ये पहले दिन से ही इसको सोचना पड़ेगा, और हम इस तरह के को आगे बढ़ाएं, इस तरह की हमारी शिक्षा पद्धति में ये सारी चीजें आए, परिवार व्यवस्था को फिर से हम अगर सुदृढ़ कर सकते हैं,
तभी इसका समाधान मिलेगा। दुनिया में जितने भी लोगों ने भारत के बारे में अध्ययन किया है, तो अंत में भारत की जो ताकत है वो यही थी कि इसका संयुक्त परिवार व्यवस्था है, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। और मुझे लगता है लोग, चाहे वो शिक्षा पद्धति के माध्यम से लॉर्ड मैकाले की पद्धति हो, या दुनिया में और लोग भी जो भारतीय समाज के ऊपर अध्ययन करते हैं, तो उन्होंने यही अध्ययन पाया कि अगर भारत को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना है तो उसकी परिवार व्यवस्था को पहुंचाइए, और अगर उसकी सुदृढ़ होने की कोई बड़ी ताकत है तो उसकी परिवार व्यवस्था है। लेकिन हमें आंकड़े बहुत डराते हैं, हमें दिखाते हैं कि हम इन जगह पर सुरक्षित ना होने नहीं है। तो हमें एक बार उसके बहुत ही एक आध्यात्म और उसकी तरफ जाना पड़ेगा कि आखिर इसके कारण क्या है। उन कारणों पर हम जब जाएंगे तो, और वो कारण हम सबके बीच में ही है। मैं अक्सर बोलता हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति एक बच्चे से बात कर ले, सड़क पर चलते हुए प्रत्येक बच्चे से अगर हम देख करके उससे पूछ ले उसकी समस्या क्या है, हम सबसे पहले बच्चों को इग्नोर कर देते हैं। अच्छा होगा कोई अपने क्या लेना देना, अपने से थोड़ी बात कर रहा है, उसने बताया थोड़ी है। अगर हम यह पूछने लगेंगे तो आधी समस्याओं का समाधान है। तो भोपाल की घटना है जिसमें रेलवे स्टेशन पर 2 बच्चियां थीं और वो 60 घंटे से वहीं स्टेशन में घूम रही थी, कोई बड़ा व्यक्ति नहीं दिख रहा था। तो जब उस बच्चे के पास जाकर के पूछा कि क्या दिक्कत है, थोड़ी देर तो नहीं बताया। जब बहुत अच्छी तरह से पूछा तो उसने बताया कि हम लोग वहाँ के रहने वाले, कि अंकल हमको लेकर के आए हैं और उन्होंने हमें 2 आश्वासन दिए थे। एक तो आपको सब्जी पूड़ी खाने के लिए मिलेगी और टीवी देखने को मिलेगी, और उसके लिए वो यहाँ ले आए हैं। फिर इसके बाद क्या-क्या घटनाएँ होती हैं वो हम समझ सकते हैं। तो रेलवे स्टेशन पर लगी हुई टीवी उसको दिखाई देता था, वहाँ से उसको सब्जी पूड़ी खिलाया जाता था और रेलवे स्टेशन पे बच्चे घूमते रहते थे। धीमे-धीमे बच्चे उसमें इतने यूज़ टू हो जाते हैं, उनको लगता है यही ज़िंदगी है, यही हमारे साथ होने वाली चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है इन सारी चीज़ों को अगर हम एक बार सबसे पहले इग्नोरेंस से अगर बाहर चले जाएँगे, तो इन सारी समस्याओं का समाधान है और परिवारों में ये सब चर्चाएँ होने लगें। हम बच्चों से खुल कर के बात करने लगें, परिवारों से खुल कर के बात करने लगें। नहीं तो लोगों को लगता है कि होता होगा घटना, लेकिन हमारे यहाँ नहीं हो सकती। एक बहुत बड़ी लोगों में एक गलतफ़हमी बनी रहती है। तो मेरा मानना यही है कि हम इस तरह का अगर एक वातावरण बनाते हैं, सीसीएफ इस काम को कर रहा है, लगातार 300 सप्ताह से उसने इस काम को किया है। पूरे देश भर के जितने प्रमुख लोग हैं वो इसमें चर्चा में शामिल होते हैं, और ऐसी संस्थाएँ जो बच्चों के लिए काम करती हैं, वो सारी संस्थाएँ से जुड़ी होती हैं। तो मैं आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। आज के वक्ता को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इतनी अच्छी तरह से हम सबको ये विषय बताया है। धन्यवाद। जी, भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक छोटी सी सूचना, फिर उसके बाद सत्र को ओपन करेंगे। अगले सप्ताह 300वां वेबिनार है, तो जितने लोगों तक संभव है एटलीस्ट आप अपने राज्यों के मतलब CWC मेंबर्स या राज्य आयोग के मेंबर्स से, या आप खुद एक छोटा सा वीडियो बना के हमको भेज दीजिए। 300 सप्ताह में क्या आपने सीखा है, या ये जो यात्रा रही है 300 सप्ताह की, तो CCF ने क्या कुछ थोड़ा बहुत आपके जीवन में, आपके जीवन से मतलब बच्चों के संबंधित विषयों पर कुछ कंट्रीब्यूट किया है, तो उसका एक मैं छोटा सा मैटर भी आप ग्रुप में डाल दूंगा। 1 मिनट 2 मिनट का सबसे अनुरोध रहेगा, खास करके स्टेट प्रभारियों से, ब्रिजेश भाई, राकेश भाई साहब, श्यामल राव जी, जो हमारे नम्रता जी जुड़े हुए हैं, एक लक्ष्मण जी खासकर, ये सभी लोग कुछ अपना कुछ अगर परिवर्तन आया है, कुछ हम सीख पाए हैं 300 वेबिनार से, या कहीं भी हमने किसी बच्चे के जीवन में कुछ परिवर्तन लाया है, एक ऐसा वीडियो दे दीजिएगा। और अभी जैसा भी अध्यक्ष जी से मेरी आज चर्चा हो रही थी, हम प्रयास कर रहे हैं कोई एक अच्छा व्यक्ति हमें मिले, कोई बड़ा व्यक्ति भी, बड़ा नाम मिल सकता है अगर अगले सप्ताह के लिए, तो उस पर हम प्रयास कर रहे हैं। सत्र ओपन है, हैंड रेज करके अपनी बात कह सकते हैं जी। कोई भी अपनी बात रख सकते हैं, जिसको प्रश्न है वो भी रख सकते हैं, अपना कुछ कहना चाहें वो भी कह सकते हैं।